हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी किताबों के बारे में। अगर आप लोग सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी, आईएएस और स्टेट पीसीएस की तैयारी करते होंगे तो आप सभी को मालूम होगा कि आपकी तैयारी में आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं आपकी एनसीईआरटी किताबें। और जब भी आप लोग किसी से बात करते हैं तो वो आपको हमेशा यही सुझाव देता है, यही सलाह देता है कि आप कम से कम 2 से 3 बार एनसीईआरटी किताबों को ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि आपका बेस मजबूत हो जाएगा। और जब आप लोग स्पेशल कोई किताब उठाकर पढ़ रहे होंगे ना, तो वहाँ आप लोग बेहतर समझ पाएंगे, बेहतर उस सब्जेक्ट को कवर कर पाएंगे। और जब आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तब आप लोगों के पास बेहतर लिखने के लिए मटेरियल भी रहेगा। और देखिए, एक बात और याद रखिएगा, आप लोगों को पहली बार पढ़ते समय बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाना है एनसीईआरटी किताबों के। एनसीईआरटी छोड़िए, कोई भी किताब आप लोग पहली बार पढ़ते हैं तो उसके नोट्स मत बनाया करिएगा। केवल पहली बार आप लोग केवल उसे एक सामान्य नज़र से देख लिया करिएगा, एक एक शब्द को, एक एक लाइन को, एक एक पैराग्राफ को, हेडलाइन को, कि आप लोगों को समझ में आ सके। और आप सभी जानते होंगे कि पहली बार आप लोग कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उसका एक एक पैराग्राफ लगता है, एक एक लाइन महत्वपूर्ण लगती है। और उस समय अगर आप लोग नोट्स बनाने बैठे ना, तो वही किताब ही आपको लगेगा कि उतार दें नोट्स में। लेकिन नोट्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो यही समझ लीजिए आप लोग। नोट्स का मतलब, बनाने का मतलब ये होता है कि जब आप लोगों का पेपर नज़दीक है उस समय कोई ऐसा तथ्य है, जो पॉइंट है जो आपको रिवीजन करना है, तो उस समय कर सकें। वरना अधिकतर नोट्स तो आपको अपने दिमाग में ही बनाना है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोग इतिहास की एनसीईआरटी किताबों के बारे में बात कर रहे हैं। और पिछली क्लास में हम लोगों ने कक्षा 9वीं की इतिहास की जो किताब है, भारत और समकालीन विश्व एक के नाम से, इस पर हम लोगों ने बात की थी, किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ये सब देखा था। अगर आप लोगों के दिमाग में यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और भी आप देखिए एनसीईआरटी किताबों से संबंधित कोई भी डाउट है, कौन सी किताबें पढ़नी है, कहाँ मिलेंगी, किस तरह से मिलेंगी, तो इन सबको आप लोग कवर कर लीजिएगा। यूपीएससी एग्जाम के लिए आप लोग यूपीएससी एग्जाम के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, इसे देखने के बाद यकीन मानिए आपके दिमाग में कोई भी सवाल नहीं रहेगा, हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। एमपीपीएससी वालों, आप लोग एमपीपीएससी एग्जाम के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, इसे कवर कर सकते हैं। और एनसीईआरटी से संबंधित कोई भी आपके दिमाग में सवाल है तो आप लोग इस प्लेलिस्ट सूची को कवर कर लीजिएगा। ठीक है, आज की इस क्लास में हमें बात करनी है कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी इतिहास की किताब, जिसका नाम है भारत और समकालीन विश्व 2 के नाम से। और एक किताबों के नाम है, हर कक्षा में आप देखते हैं कि नाम देखने को मिलता है, और जब आप लोग दुकान पर जाए ना खरीदने के लिए, तो आप लोग बता दीजिएगा उसे कि भारत और समकालीन विश्व सेकंड किताब चाहिए इतिहास के लिए कक्षा 10वीं की। ये सभी अलग अलग किताबें हैं। ठीक है, एक ही किताब में पूरा नहीं आ जाता है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और ये आप देखेंगे सामाजिक विज्ञान के नाम से भी आप लोग जानते हैं। और मुझे लगता है कि स्कूल के टाइम आप लोग होंगे तो इसे आप लोग सामाजिक विज्ञान ही कहते थे, क्या सामाजिक विज्ञान के नाम से ही पुकारते थे। और एक कक्षा 10वीं के लिए है। और देखिए, एक बेस बनाती हैं आपकी एनसीईआरटी किताबें। जिस तरह से आप देखते हैं कि कोई आप लोग घर बनाते हैं ना, इमारत खड़ी करते हैं ना, तो उसके नीचे आप देखते हैं कि गड्ढे खोदे जाते हैं, नींव भरी जाती है। तो वही नींव भरने के लिए आपसे कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी किताबें आप लोग पढ़िएगा। और एनसीईआरटी एक ऑफिशियल संस्था है, तो आप देखेंगे इन किताबों का आपकी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है, क्योंकि यहाँ सरकार के आंकड़े आप लोगों को दिखाई देते हैं। देखिए, भारत की जो संविधान है, आप सभी जानते हैं कि यह 3 डेटें आप लोगों को बता देता हूँ, इनसे भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। एक तो आपका 15 अगस्त है, एक 26 नवंबर है, एक 26 जनवरी है। 15 अगस्त 1947 को आपको आज़ादी मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी, इसीलिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 में कुछ प्रावधानों के साथ आपका संविधान आ चुका था, इसलिए 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से संविधान आ चुका था, बहुत सारी संस्थाओं का जन्म हो चुका था, इसलिए आप देखते हैं कि गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को आप लोग मनाते हैं। ये आप देखिए संविधान की उद्देशिका है।
और उद्देशिका को अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो आप देखिए संविधान का मतलब आप लोगों को समझ में आ जाएगा पूरा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना को स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख यानी कि 26 नवंबर 1949 को इद्दत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। और कई बार आप देखते हैं कि आप लोगों से पूछ लेता है कि संविधान की प्रस्तावना बताइए। कौन पूछ लेता है? लोग पूछ लेते हैं कि आप संविधान पढ़ते हैं, बड़े संविधान पढ़ने वाले आए हैं। चलिए, तो इतने संविधान के ज्ञाता हो तो अपनी बता दीजिए प्रस्तावना क्या कहती है। तो ये भी जनरल नॉलेज के लिए याद रखा करिएगा। जो आपके आस पड़ोस होते हैं ना, अड़ोस पड़ोसी, वो आप देखते हैं कि काफ़ी आपकी क्या करते हैं, परीक्षा लेते हैं। उन्हें ज़्यादा आप लोगों के परिवार को जितनी चिंता नहीं रहती होगी, उन्हें उतनी चिंता रहती है। वो कहीं ना कहीं आप लोगों से पूछते रहते हैं क्या कर रहे हो आजकल। हम एक इस दुनिया में रहते हैं जहां राष्ट्रों की उपस्थिति स्वाभाविक मान ली गई है। हम लोगों को राष्ट्रों से जुड़ा हुआ एक राष्ट्रीयता का हिस्सा मानकर चलते हैं। हम मानकर चलते हैं कि यह जुड़ाव आदिकाल से चला आ रहा है। हम देशों और राष्ट्रों को एक ही मानते हैं। दोनों शब्दों को पर्यायवाची की तरह देखते हैं। हम देशों को एक ऐसे एकीकृत भू क्षेत्र के रूप में देखते हैं जिनकी एक निश्चित अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक सुपरिभाषित भूभाग, एक राष्ट्रीय भाषा और एक केंद्रीय सरकार होती है। लेकिन अगर हम टाइम कैप्सूल में बैठकर 18वीं सदी के मध्य में जा पहुंचे तो ऐसे राष्ट्रों को खोजने की कोशिश करें जैसे आज हमें दिखाई देते हैं, तो वे हमें नहीं दिखाई देंगे। अब टाइम कैप्सूल कहाँ से आता है? मूवियों में आप लोग देखते रहते हैं। अगर हम लोगों से उनकी राष्ट्रीयता के बारे में पूछेंगे तो उनकी राष्ट्रीय पहचान के बारे में पूछेंगे तो वे हमारे सवालों को समझ भी नहीं पाएंगे। दरअसल उस समय राष्ट्र अपने आधुनिक रूप से में नहीं थे। लोग राजतंत्रों, छोटे छोटे राज्यों, रियासतों, रजवाड़ों में रहते थे, ना कि राष्ट्रों में। प्रसिद्ध इतिहासकार एवं एरिक हॉब्सबॉम ने एक बार कहा था कि आधुनिक राष्ट्रों का सबसे बेजोड़ पहलू उनकी आधुनिकता में निहित जी हाँ है, और इसके अस्तित्व का इतिहास 250 साल से पुराना नहीं है। एक बात आप लोगों को मालूम होगा, हमारे देश में भी 565 के करीब रियासतें थीं और आप देखिए सब अपने अपने को एक देश मानती थी, इसी तरह का व्यवहार करती थी। और अंत समय तक आप देखिए जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, ये तो अंतिम समय तक कहते रहे कि हमें आज़ाद होना है। तो ये भी आप लोग देखेंगे। और इसमें आप देखेंगे कि एक राष्ट्र से जुड़ाव का भाव एक समय के बाद ही विकसित हुआ है। इस पुस्तक के पहले अध्यायों खंड 1 में इसी इतिहास को समझने की कोशिश की गई है। और यहाँ आप देखेंगे किस तरह यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार उपजा और किस तरह भूभागों को एकजुट किया गया और राष्ट्रीय सरकारें बनाई गई। यह दशकों तक चलने वाली प्रक्रिया भी थी और जिसमें बहुत सारे युद्ध और क्रांतियां हुई और बहुत सारे वैचारिक संघर्ष और राजनीतिक टकराव हुए। यूरोप की चर्चा अध्याय 1 से हम अपना ध्यान भारत अध्याय 2 में राष्ट्रवाद के विकास पर केंद्रित करेंगे, जहां राष्ट्रवाद का स्वरूप उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों से तय हुआ है। आपको यह समझने में मदद मिलेगी किस प्रकार औपनिवेशिक देशों में राष्ट्रवाद नाना प्रकार से अस्तित्व में आ सकता है। वहाँ बिल्कुल अलग किस्मों के आदर्शों का महिमा मंडल हो सकता है और उन्हें अलग अलग प्रकार की संघर्ष पद्धतियों के लिए प्रयोग किया जा सकता है, यह आप देखेंगे। और इस अध्याय में राष्ट्रवाद की कहानी कई स्तरों पर आगे बढ़ेगी और इसमें आपको जियुसेपे मैत्सनी और महात्मा गांधी जैसे महान नेताओं के बारे में पढ़ने को मिलेगा। राष्ट्रवाद को हम केवल महत्वपूर्ण नेताओं के शब्दों और कृत्यों तथा उनके नेतृत्व में घंटी बड़ी व नाटकीय घटनाओं के जरिए नहीं समझ सकते हैं। हमें आम लोगों की आकांक्षाओं और गतिविधियों को भी देखना होगा कि दैनिक जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में राष्ट्रवाद किस तरह अभिव्यक्त होता है और वह प्रत्यक्ष भिन्न और असंबद्ध सामाजिक आंदोलन से निर्धारित होता है। राष्ट्रवाद कैसे फैलता है यह समझने के लिए हमें न केवल यह जानना पड़ेगा कि नेता क्या कहते थे, बल्कि यह भी समझना होगा कि लोग उनके शब्दों को कैसे समझते व अपनाते थे। अगर हम इस बारे में जानना चाहते हैं तो कि लोग कैसे एक राष्ट्र के साथ जुड़कर देखने लगे, तो हमें उस प्रक्रिया की महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं को ही नहीं बल्कि इसको भी समझना होगा कि राष्ट्रवादी भावनाओं की कला, साहित्य, गीत और कथाओं के जरिए कलाकारों और लेखकों ने किस तरह पोसा था।
फिर आप लोग खंड 2 में हम अर्थव्यवस्थाओं और आजीविकाओं पर विचार करेंगे। पिछले साल आपने चरवाहों और वनस्पतियों के बारे में पढ़ा था। पिछली साल यानी कि कक्षा 9वीं की क्लास की बात हो रही किताब में, जिन्हें बीते जमाने के अवशेषों की तरह देखा जाता है, जबकि वास्तव में वे इसी आधुनिक दुनिया के हिस्सा थे जिसमें हम रहते हैं। इस साल हम उन घटनाओं पर विचार करेंगे जिसे आधुनिकता का प्रतीक माना जाता है। वैश्वीकरण, औद्योगिकरण। इस भाग में हम इन बदलाव के इतिहास के विविध आयामों की पड़ताल भी करेंगे। अध्याय 4 में आप देखेंगे कि किस तरह भूमंडलीकरण विश्व के एक लंबे और जटिल इतिहास से उपजा है। प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री, व्यापारी, मुसाफिर अपने साथ सामानों, जानकारियों और दक्षताओं के लिए दूर दूर तक जाते रहे हैं, और उन्होंने विभिन्न समाजों को इस प्रकार एक दूसरे से जोड़ा कि अक्सर उन्होंने अंतर विरोधी परिणाम भी सामने आए, और खाने की चीज़ें, पौधों की प्रजातियों एक इलाके से दूसरे इलाके में जा पहुंची। सूचना और स्वाद बदल गया, बीमारी व मौत का दायरा भी फैल गया। और अब आप देखिए, अगर आप वैश्वीकरण का प्रभाव ना होता तो जो कोरोना महामारी एक जगह से दूसरी जगह फैली, ये होता ही नहीं। और जब पश्चिमी ताकतें सभ्यता का झंडा लेकर अफ्रीका के दूर दूर इलाकों में जा रही थी, वहाँ की बेशकीमती धातुएं और दासों को यूरोप, अमेरिका ले जाया जा रहा था। जब वैश्विक बाजार के लिए कैरिबियाई द्वीप समूह के बागानों में कॉफी और गन्ने की खेती की जा रही थी, तो इस बागानों के लिए भारत और चीनी गिरमिटिया मजदूर भेजे जा रहे थे। और खंड 3 में आप मॉडर्न संस्कृति के इतिहास को पढ़ेंगे। छपी हुई चीज़ों से घिरे हुए हम लोगों को यह कल्पना करना भी मुश्किल दिखाई पड़ सकता है कि एक ज़माने में पेंटिंग जैसी चीज़ें होती ही नहीं थी। अध्याय 5 में इस बात पर विचार किया गया है कि किस तरह समकालीन दुनिया का इतिहास छपाई तकनीक के विकास के साथ साथ अभिन्न रूप से जुड़ा रहा है। वहाँ आप देखेंगे कि छपाई ने सूचनाओं और विचारों, बहसों, चर्चाओं, विज्ञापन और प्रचार तथा नाना प्रकार के नए साहित्य प्रचार को भी इस तरह संभव किया है। चलिए, जब हम रोजमर्रा जिंदगी के ऐसे विषयों पर चर्चा करते हैं तो हम इस बात को समझने लगते हैं कि दुनिया की मामूली चीज़ों को समझने में भी इतिहास कितना मददगार हो सकता है। अब आप देखिए, राष्ट्रवाद के लेकर आप देखते हैं कि अभी चर्चा होती रहती है कि तुम राष्ट्रवादी नहीं हो, तुम देशद्रोही, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तो जब आप लोग इतिहास पढ़ते हैं तो आप लोगों को ये भी मालूम चलता है कि आखिर हमारे नेता जो कह रहे हैं वही राष्ट्रवाद है, या हम लोग जो इतिहास में असली में राष्ट्रवाद पढ़ते हैं वो हो रहा है। ये विषय सूची है, क्या क्या पढ़ना है इन्हें आप लोग देख लीजिए। तो खंड 1 में आप लोग घटनाएं और प्रक्रियाएं देखेंगे। इसमें अध्याय आप लोग कह सकते हैं कि एक यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस तरह से हुआ है, उसके बारे में देखेंगे। भारत में राष्ट्रवाद के बारे में आप लोग पढ़ेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद किस तरह से हो। फिर खंड 2 में जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 3 अध्याय रहेगा। भूमंडलीकरण, विश्व का बनना, औद्योगिकरण का योग के बारे में पढ़ेंगे। फिर तीसरे खंड में आप लोग जाएंगे रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आप लोग मुद्रण संस्कृति, आधुनिक दुनिया के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। चलिए, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा और पढ़ेंगे। चलिए, पहला अध्याय देख लेते हैं नॉर्मल एक बार हम लोग। यह है खंड 1 आपका, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे घटनाएं और प्रक्रियाएं। ये चित्र आप लोगों को दिखाई देते हैं, और इन्हीं चित्रों की वजह से, एक एक शब्द की परिभाषा की वजह से आप लोगों को बहुत मदद मिलती है जानने में, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे यूरोप में राष्ट्रपद का उदय। तो आप देखते हैं कि निरंकुशवाद क्या होता है। अब आप देखिए, ये शब्द आप लोगों को जब अगर आप लोग एनसीईआरटी किताबें नहीं पढ़ेंगे तो आगे आप लोग जाएंगे और स्पेशल बुक्स में ये शब्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर आप लोग सोचेंगे यार ये क्या होता है, निरंकुशवाद क्या होता है, कल्पना दर्श क्या होता है, यूटोपिया क्या होता है। तो इसीलिए कहता हूँ कि ये किताबें पढ़िएगा आप लोग जरूर। निरंकुशवाद की बात करें तो ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। इतिहास में ऐसे राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत और सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। अब आप देखिए, हमारी वर्तमान सरकार है, ये निरंकुशवाद सरकार नहीं है, क्योंकि आप देखिए अगर काम नहीं करेंगे तो हर 5 साल में इन्हें चुनाव में जाना होता है, और चुनाव में जाएंगे तो जनता इन्हें वोट नहीं देगी। समझ रहे हैं आप लोग। अब चाइना में आप लोग चले जाइए, निरंकुशवाद देखने को मिलेगा। वहाँ अगर कोई आवाज़ उठाता है तो आप देखते हैं कि उसकी आवाज़ दबा दी जाती है, और हमारे यहाँ के नेताओं को डर रहता है कि अगले 5 साल में फिर से हमें चुनाव में जाना है, तो जनता ही हमारे यहाँ मालिक की जाती है। कल्पना दर्श, यूटोपिया, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। इसे आप लोग यूटोपिया कहते हैं, ठीक है। और ये आप देखेंगे अर्नस्ट
रेनन राष्ट्रवाद पर क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद क्या है। फ्रांसिस दार्शनिक अनस्टर्न अनस्टर्ड रेनन ने 1882 में सोवोन विश्वविद्यालय में दिए व्याख्यान में राष्ट्रवाद की अपनी समझ को प्रस्तुत किया। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा जिसका शीर्षक था राष्ट्रवाद क्या है। और इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र में से बनता है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। सौर वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव का वह सामाजिक पूंजी है जिस पर वह यह एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जनसमूह होने की, यह सब जरूरी शर्त है। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है और उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। तो ये कहा है, तो इसके बारे में आप लोग समझ पाएंगे। जनमत संग्रह क्या होता है? एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। आप लोग सुनते रहते हैं कि जनमत संग्रह करवाया गया था यहाँ इस रियासत को शामिल करने के लिए, तो उसी की बात हो रही है कि वहाँ एक तरह से वोटिंग करवाई जाएगी कि आप इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं या नहीं है। जनमत संग्रह, जनता के बीच संग्रह, एक तरह से उनका मत जानने की कोशिश की जा रही है। तो ये छोटे छोटे शब्द आपको देखने को मिल रहा है। इसी में फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार देखेंगे आप लोग। 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति शुरू होती है। चलिए आप लोग पढ़ते रहिएगा। देखिए आप, ये नॉर्वे, स्वीडन, ये अटलांटिक सागर आपको देखने को मिल रहा है। रूसी साम्राज्य फैला हुआ है। रूसी साम्राज्य भी बहुत बड़ा था एक समय। भूमध्य सागर, ऑटोमन साम्राज्य, अर्मीनिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य, देख रहे हैं आप। वेना कांग्रेस 1815 के बाद का यूरोप है ये पूरा। चलिए ये आप देखिए, जेफ ब्रेकेन, जर्मनी में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण किया जा रहा है। जर्मन चित्रकार के द्वारा ये बनाई गई है आकृति। चलिए यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण किस तरह से हुआ है ये भी आप लोग देख लीजिएगा। और कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। 1797 में नेपोलियन का इटली पर हमला, नेपोलियन युद्धों की शुरुआत होती है। 1814-15 में आप देखेंगे नेपोलियन का पतन होता है, वेना शांति संधि होती है। तो ये डेटें आप लोग थोड़ा ध्यान दिया करिएगा, ठीक है। कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग देखेंगे आप लोग। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे उसके बारे में पढ़ेंगे आप लोग। चलिए आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। ये रूढ़िवाद क्या होता है? तो ऐसे राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है, तेज बदलाव की बजाय क्रमिक और धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, इसे आप लोग रूढ़िवाद कहते हैं। कह देते हैं कि बड़े रूढ़िवादी हो तुम, ठीक है। तो इसकी भी याद रखिएगा। चलिए ये भी आप लोग पढ़िएगा। क्रांतिकारी आप लोग देख रहे हैं, क्रांतियों का युग आप लोग देखेंगे 1830 से 1848 तक। रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना, ये सब आप लोगों को पढ़ना है, बड़े ध्यान से पढ़ना है। और भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। उदारवादियों की क्रांति जो रही है इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। ये आप देखिए नया शब्द, नारीवाद। स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध होता है नारीवाद, ठीक है। वाद का मतलब एक तरह से आप देखिए विचारधारा से भी निकाल लिया जाता है। गांधीवाद, गांधी की विचारधारा की बात हो रही है। ये सब आप लोग समझेंगे, ठीक है। और विचारधारा एक खास प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाला विचारों का समूह विचारधारा कहलाता है। आप आजकल सुनते रहते होंगे कि आप इस विचारधारा से प्रेरित हैं, उस विचारधारा से प्रेरित हैं। तो ये सब आप लोगों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग एक एक शब्द को समझ पाएंगे और आगे उन शब्दों की बार बार व्याख्या होगी, बार बार आपको सामने देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को समझ में आ पाएगा, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ कि पढ़िए एनसीईआरटी, जरूर पढ़िएगा। जर्मनी का एकीकरण आपको दिखाई दे रहा है, ये भी आप लोग देखेंगे। बेटेन की अजीब दास्तान आप लोग। चलिए निजातीय क्या होता है? एक साझा नस्ली, जनजातीय या फिर सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है, इसे आप लोग क्या कह देते हैं? निजातीय कह देते हैं। तो आप देखिए यहाँ कोई ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जहां आप लोगों को परेशानी होगी। अगर परेशानी होती है तो उसका बताइए आप लोग। राष्ट्र की दृश्य कल्पना, इसे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। रूपक,
ये क्या होता है, जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है। और एक रूपकात्मक कहानी के दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक और एक प्रतीकात्मक। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, और इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी एक किताब आप लोगों को कवर, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। क्या राष्ट्रवाद और साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे आप लोग। उसके बाद ये चैप्टर आपका जैसे ही खत्म हो जाता है तो यहाँ आप लोगों को अभ्यास करने के लिए क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो इन्हें भी आप लोग अभ्यास किया करिएगा, पढ़ा करिएगा। और एक एक चैप्टर को आप लोग बड़े ध्यान से पढ़िएगा। पहली बार में आपको केवल पढ़ना है, कहीं कोई नोट नहीं करना है। ठीक है, पहली बार केवल आप लोग एक तरह से ओवरव्यू उसका ले रहे हैं, यही सोचकर पढ़ा करिएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कक्षा 10वीं की आपका इतिहास की NCERT की किताब हो गई। और एक बात आप लोग याद रखिएगा, पहले एक सब्जेक्ट उठाइए, उसे कवर करिए पूरा। क्योंकि कई लोग आप देखिए कहते रहते हैं कि कक्षा 6वीं की पहले किताबें पढ़ लेते हैं हम सभी, फिर कक्षा 7वीं की, फिर कक्षा 8वीं की। और आप लोग कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है, लेकिन मेरा मानना है कि एक इतिहास की किताब उठाते हैं आप लोग, इतिहास सब्जेक्ट को या भूगोल को, और सभी कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की किताबें आप लोग पढ़ लेते हैं, तो एक दूसरे से आप लोग जोड़ पाते हैं। और मुझे लगता है कि बेहतर आप लोगों को समझ में भी आ पाता है, क्योंकि एक काम में एक बार में ही किया जाए तो बहुत बेहतर है, उसका फ़ायदा भी आप लोगों को दिखाई देगा और मिलेगा भी। अगर आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए खासकर सुझाव हुआ करें, तो आप लोग नीचे लिख सकते हैं। ठीक है।